हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये हमारे पास टॉपिक है लास्ट, और इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है वेस्क्यूलर डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह से हमारे पास डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हमारे पास इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्लासिफिकेशन आई है, और क्लासिफिकेशन नर्वस डिसऑर्डर्स की है, जिसके अंदर हमारे पास पहले आते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, जो कि हमारे वेजल्स के अंदर इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद होते हैं इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, और स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। तो इन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम वेस्कुलर डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला यहाँ पर टॉपिक है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये वेस्कुलर डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। और ये हमारी किसी और बॉडी के अंदर हो जाएं तो हमारे पास सीएनएस को, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर वेस्कुलर डिसऑर्डर सिर्फ सीएनएस के अंदर अफेक्शन करते हैं। Nervous disorder due to abnormality in blood circulation is called vascular disorders of nervous system, and stroke and hematoma are examples. तो यहाँ पर ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें हमारी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से एबनॉर्मेलिटी आ जाए हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए, ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाए, ब्रेन को सही से ब्लड ना मिल पाए, या फिर कहीं पर ब्लड जो है वो वहाँ पर ब्लड बहने लगे, या ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, या ब्लड जो है ब्लॉक हो जाए। तो इसकी वजह से जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब इनके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, यहाँ पर दो चीज़ें, दो डिसऑर्डर्स हैं, एक है स्ट्रोक और एक है हेमाटोमा। तो इन दोनों को आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रोक को पढ़ते हैं। स्ट्रोक इज़ कास्ड बाय इंटरफेरेंस, इट इज़ कास्ड बाय इंटरफेरेंस विद ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. They may occur when the blood vessels burst in the brain, when blood flow is cerebral artery is blocked by blood clot. तो यहाँ पर ये स्ट्रोक जो है ये तब होता है जब हमारे पास ब्रेन के पास जो है जो ब्लड ब्रेन के पास जा रहा है उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस आ जाए। अगर कोई ब्लड ब्रेन के पास जाए, यहाँ तो वो बीच में से ब्लॉक हो जाए, या तो वो आर्टरी जो है ब्रस्ट हो जाए और वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग होने लगे, तो उसे हम कहते हैं ब्रस्ट। अगर हो जाए तो वहाँ से ब्लड जो है बहने लगेगा, और इसे हम कहते हैं स्ट्रोक। तो ब्लड का बहना या ब्लड का ब्लॉक हो जाना जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड ना मिले, इस कंडीशन को स्ट्रोक कहा जाता है। तो स्ट्रोक के अंदर दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो वो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, या तो वो आर्टरी ब्रस्ट हो जाएगी, ब्लड वेसल ब्रस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है फ्लो करेगा। तो ये दो कंडीशंस इसके अंदर आ सकती हैं। अब इसके काजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये स्ट्रोक हमें होता है, तो इसके अंदर लिखा है काज द काजेज ऑफ स्ट्रोक इंक्लूड हाइपरटेंशन। इसके अंदर हाइपरटेंशन आता है, मतलब ब्लड प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाना। अगर हमारी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो क्या होता है, हमारी आर्टरीज़ पर, हमारी वेन्स पर, हमारी कैपिलरीज़ पर प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड वेजल्स के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा और कहीं पर ब्लड वेजल अगर कमज़ोर होगी तो वो ब्लड वेजल वहाँ से ब्रस्ट हो जाएगी और ब्लड वेजल टूट जाएगी, और जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक होगा ब्रेन के अंदर। और साथ में ये स्मोकिंग की वजह से भी होता है। स्मोकिंग के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो भी ये स्ट्रोक काज करवा सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब हमें डायबिटीज़ जब होती है, डायबिटीज़ की बीमारी जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने से ब्लड जो है, ब्लड का वॉल्यूम थिक हो जाता है ब्लड, उसकी वजह से भी ये हमारी ब्रेन के अंदर ये स्ट्रोक हो सकता है। हाई अल्कोहल इनटेक, अगर अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, तो भी ये हमारे पास डिसऑर्डर होता है। और कोकेन अब्यूज़, या फिर कोकेन का यूज़ करें। कोकेन क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। तो कोकेन के लेने से भी ये स्ट्रोक बढ़ सकता है, शराब पीने से भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ इसके काजेज़ हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रोक हमें होता है ब्रेन के अंदर। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रोक हो रहा है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे इस डिज़ीज़ को। द लॉस ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, डैमेज टिश्यूज़ विद इन द ब्रेन। जैसे ही ब्लड फ्लो जो है रुकेगा, ब्रेन के पास जो ब्लड नहीं जाएगा, तो ब्रेन के टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो ब्रेन के कुछ टिश्यूज़ जो है वो डैमेज होने लगेंगे, और टिश्यू डैमेज होंगे तो क्या होगा, सिम्टम्स इसको शो अप बाय द बॉडी पार्ट्स। और इसके जो सिम्टम्स होंगे, इसकी जो निशानियाँ होंगी, वो हमें हमारी बॉडी के अंदर दिखेंगी, ब्रेन के अंदर नहीं। यहाँ पर ब्रेन है, अब ब्रेन क्या है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है।
तो अगर ब्रेन के अंदर कुछ हो रहा है और ब्रेन जो है अफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी अफेक्ट होगी और बॉडी के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होंगे। तो अगर बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमें पता चल सकता है कि ये क्या है, स्ट्रोक है। तो शो अप स्ट्रोक शो अप इन द बॉडी पार्ट्स कंट्रोल्ड बाय द डैमेज पार्ट ऑफ द ब्रेन। और अगर ब्रेन का कोई भी एक पार्ट डैमेज हुआ है तो क्या होगा, हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो जिस भी बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा वो बॉडी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, वो बॉडी पार्ट सही से फंक्शन नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ब्रेन के अंदर कोई पार्ट डैमेज होगा, उसकी वजह से वो पार्ट हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट को वो ब्रेन का पार्ट कंट्रोल कर रहा होगा, हमारी बॉडी का वो पार्ट उससे अफेक्ट होगा। लॉस ऑफ बैलेंस, इसके अंदर लॉस ऑफ बैलेंस होगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस है, जो चलने फिरने की जो सलाहियत है, हमारी बॉडी बैलेंस क्रिएट कर पाती है, वो इसमें लॉस हो जाएगा। उसमें हमारी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगी, मूवमेंट के अंदर ये जो है वो सही से मूवमेंट नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। सेवर एंड सडन हेडेक, हमें हेडेक होगी, मतलब सर में जो है दर्द होगा। सेवर बहुत ही शदीद दर्द होगा और सडन अचानक से दर्द होने लग जाएगा। तो इस तरह से ये जो दर्द है ये ब्रेन के डैमेज टिश्यू की वजह से हो रहा है। जो भी दर्द हो रहा है ये पेन किस वजह से हो रहा है, ब्रेन के टिश्यू जो डैमेज हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है और बहुत ही शदीद ये दर्द होता है। और साथ में हमारे पास पैरालिसिस हो जाएगी। पैरालिसिस का मतलब है हमारा वो पार्ट जो है वो सुन्न हो जाएगा, वो पार्ट फंक्शन नहीं करेगा जिसको वो ब्रेन का पार्ट जो डैमेज पार्ट है वो कंट्रोल कर रहा था। वीकनेस इन द आर्म, हमारी बाजू जो है, हमारी आर्म्स के अंदर वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी। हमारे फेस के अंदर कमज़ोरी हो जाएगी और साथ में हमारी लेग्स, हमारी टांगों के अंदर भी कमज़ोरी हो जाएगी। तो इंसान ओवरऑल इंसान क्या हो रहा है, पैरालाइज हो रहा है, वीक हो रहा है और साथ में हमें शदीद दर्द भी हो रहा है और इंसान का बॉडी का बैलेंस भी जो है वो सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अब इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज ये है कि स्ट्रोक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, ये मेडिकल इमरजेंसी है। और अगर स्ट्रोक आ गया और जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिला उस पेशेंट को, तो अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया गया तो ये ज़िंदगी बच सकती है और स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो सकती है। डिसेबिलिटी जो हमारे पास डिसेबल अगर होने वाला है ये इंसान, तो वो बच सकता है अगर उसकी बहुत ही जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा सेवेरिटी पे कि कितना शदीद वो स्ट्रोक है या फिर टाइप कौन सा स्ट्रोक का, किस तरह से वो स्ट्रोक हुआ है। टाइप ऑफ स्ट्रोक की बात कर रहे थे तो यहाँ पर दो टाइप्स के स्ट्रोक आपके पास लिखे हुए हैं, एक है इस्कीमिक स्ट्रोक और एक है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक उसे कहते हैं जिसके अंदर ब्लड जो है वो अंदर ब्लड हमारे पास क्लॉट हो जाता है, ब्लड की बड़ी क्लॉटिंग हमारे ब्रेन के अंदर बन जाती है। तो जब ब्लड वेजल बरस्ट होती है, ब्लड वेजल टूटती है, उसकी वजह से ये क्लॉटिंग होती है, इसे हम कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। और अगर हमारे पास ब्लड की वेजल जो है वो ब्लॉक हो गई है और कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, वेजल के अंदर ब्लड वेजल टूटी नहीं है बल्कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है और उसकी वजह से यहाँ पर ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो रहा है क्योंकि वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच रहा, तो इसे हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। तो ये दो टाइप्स हैं स्ट्रोक के। तो इनका इलाज जो होगा वो इन टाइप्स के हिसाब से होगा। ट्रीटमेंट विल फोकस ऑन रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो। तो ये जो ट्रीटमेंट होगी ये फोकस करेगी कि किस तरह से ब्लड के फ़्लो को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो अब किस तरह से इसको रिस्टोर किया जाए, किस तरह से ब्लड को उस ब्रेन के पास जो है वो पहुंचाया जाए। और इसके अंदर एंटी कोगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एंटी कोगुलेंट एक्चुअली वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग से बचाती हैं, ब्लड को जमने से बचाती हैं, ब्लड की क्लॉट होने से इसको बचाती हैं। और अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड जो है वो फ्लो करके ब्रेन तक पहुंच पाएगा। तो एंटी कोगुलेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, इससे ब्लड जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। एंड प्लेटिलेट एग्रीगेशन इनहेबिटर, और ऐसी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जो प्लेटिलेट्स को इनहेबिट करेंगी ताकि प्लेटिलेट्स क्या हो, जमा ना हो और ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड जो है वो जम ना जाए। कहीं पर ब्लड जम गया तो क्या होगा, वहाँ पर ब्लड जो है वो रुक जाएगा और ब्लड आगे फ्लो नहीं करेगा और ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये दो चीज़ें एंटीकोगुलेंट और इनहेबिटर, प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन इनहेबिटर, मतलब प्लेटिलेट्स के जमा होने को इनहेबिट करने वाले, रोकने वाले, ये हमारे पास ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। और ये इज़ गिवन ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर इज़ असेंशियल। तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करना और नर्सिंग की केयर जो है ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाए, अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो ब्लड रुक जाएगा और वहाँ पर फिर से जो है क्लॉटिंग होने लग जाएगी। तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होती है और ये जो है बहुत ही जानलेवा होती है।
ये था फर्स्ट डिसऑर्डर स्ट्रोक, और दूसरा हमारे पास डिसऑर्डर है हेमाटोमा। हेमाटोमा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बड़ा एक मैसिव क्लॉट होता है हेमाटोमा, जो कि हमने बोन के अंदर पढ़ा था, बोन रीमॉडलिंग के अंदर हमने हेमाटोमा जो है वो पढ़ा था। अब यहाँ पर ब्रेन के अंदर होता है ये मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू द स्पेसेस इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ब्रेन के अंदर सॉरी ब्रेन के अंदर जो भी खाली जगह होती हैं, स्पेसेस जो छोटी सी होती हैं, उनके अंदर अगर ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाए, ब्लड जम जाए और बड़ा सा ब्लड का क्लॉट हो जाए, ब्लड वहाँ पर जमा हो जाए, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमाटोमा। हेमाटोमा वहाँ पर जमा होकर ब्लड का बड़ा क्लॉट बना देता है ब्रेन के अंदर, और ये हेमाटोमा कहलाता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग इन द ब्रेन। तो ये जो है, या फिर इस ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो हमारे पास है, ब्रेन की ऊपर वाली लेयर है मेनिन्जीज, इसके आसपास भी यहाँ पर ये जो है बड़ा क्लॉट बन सकता है, और ये अगर यहाँ पर बड़ा क्लॉट बन गया तो इसे हेमाटोमा कहेंगे। तो एक बड़ा सा ब्लड का क्लॉट बन जाए और जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्लेटिलेट्स वगैरह मौजूद हो, इसे हेमाटोमा कहा जाता है। और ये ब्रेन के अंदर हो जाए तो इसे ब्रेन हेमाटोमा कहा जाता है। तो ये ब्रेन के अंदर होता है, और इसका काज क्या है? इसका काज है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तभी जाकर हेमाटोमा होता है, और हेमाटोमा के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तभी ये हेमाटोमा होता है, और दूसरे इसकी कोई भी रीज़न नहीं है। उसके बाद है सिम्टम। सिम्टम कौन से हैं इसके? हेमाटोमा सिम्टम्स इंक्लूड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर इंसान को कॉन्शियसनेस से बेहोशी, इंसान का होश जो है इंसान खो रहा है, इंसान वो सही से अपनी सोचने समझने की सलाहियत को खो रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो लूज़ हो रही है, तो उसे हम ये होता है हमारे पास हेमाटोमा के अंदर। और उसके बाद सडन या फिर कन्फ्यूजन हमें होती है, अचानक से ये हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, या कन्फ्यूजन हमें होने लगती है, पेल कलर हो जाता है हमारे स्किन का, वाइट कलर हो जाता है, सीजर्स हमें होने लगते हैं, मतलब झटके हमें आने लगते हैं। ये जो भी सिम्टम्स हैं ये हमें हेमाटोमा की वजह से होते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है, इलाज क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ हेमाटोमा, कि हेमाटोमा कितना बड़ा है या कितना शदीद है, और ये डिपेंड करता है कि एंड द प्रेजेंस ऑफ इंजरीज, और कौन सी इंजरीज हुई हैं जिसकी वजह से ये हेमाटोमा हुआ है। ब्रेन के अंदर कोई भी इंजरी हुई है जिसकी वजह से ये हेमाटोमा प्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा। तो डिफरेंट तरह से इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि इंजरीज़ कितनी हुई हैं, कौन सी हुई हैं, और हेमाटोमा का साइज़ या कितना है, और कितनी हद तक ये हेमाटोमा फैला हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ द इंजरी, इंजरी की शिद्दत को देखते हुए मैनेजमेंट में इंक्लूड सर्जरी टू ड्रेन ब्लड एंड रिमूव क्लॉट। तो इसको सर्जरी भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट जो है वो सर्जरी भी करवा सकते हैं। सर्जरी की वजह से क्या होगा, सर्जरी में इस ब्रेन को जो है वो बाहर खोला जाएगा, और जहाँ पर क्लॉट है इसको रिमूव किया जाएगा सर्जरिकली। इस क्लॉट को रिमूव करते हुए ब्लड को फ्लो को फ्री किया जाएगा, और ब्लड जो है वो ड्रेन किया जाएगा, ब्लड को निकाला जाएगा, और फिर जो है ब्लड फ्लो करना आराम से ब्लड फ्लो कर सकता है। और इस क्लॉट, ब्लड के क्लॉट को, इस हेमाटोमा को रिमूव किया जाएगा फिज़िकली, सर्जरिकली, सर्जरी से इसको रिमूव किया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हेमाटोमा कंडीशन थी, हेमाटोमा डिसऑर्डर था जो हमने पढ़ा। होपफुली आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फेक्शियस डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।